नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अब आपने एक खबर सुनी होगी कि कल रात करीब 10 बजे के आसपास, 9 या साढ़े 9 या 10 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार ईरान ने इज़राइल की राजधानी तेल अवीव पर कोई 400 मिसाइलें दागी। 400 मिसाइल एक साथ। अब होता क्या है दोस्तों कि जो इज़राइल का जो आयरन ड्रोन सिस्टम है तो वो बहुत कारगर। और वो करता क्या है कि वो प्रायोरिटी के आधार पर जैसे 400 मिसाइलें अगर छोड़ी गई हैं, तो उसमें वो पहले उसको उसको उसकी प्रायोरिटी तय करता है कि कौन सी मिसाइल इज़राइल की राजधानी पर कहाँ गिरेगी। मतलब अगर किसी रक्षा प्रतिष्ठान में गिरने वाली है, या किसी सैन्य अड्डे पर गिरने वाली है, या किसी एयरफोर्स स्टेशन पर गिरने वाली है, या किसी महत्वपूर्ण संस्थान पर गिरने वाली है, तो ऐसी मिसाइलों को पहले वो आइडेंटिफाई कर लेता है आयरन ड्रोन सिस्टम। तो वो उनका नुकसान नहीं होने देता, जान माल का नुकसान नहीं होने देता। और कुछ जो वैसी मिसाइलें होती हैं उनका वो डायरेक्शन देख लेता है कि ये कहाँ गिरेगी, तो वो उसको दूसरी ओर धकेल देता है, ताकि वो किसी रेगिस्तानी इलाके में या किसी मतलब किसी ऐसे इलाके में, सुनसान इलाके में जहां आबादी ना हो, वहां वो गिरती। तो ये तो हुआ कल जो जिस प्रकार अटैक किया, तो जिस प्रकार कुछ लोग बता रहे हैं कि बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल में, ये है वो है, तेल अवीव पर गिरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ये अटैक हुआ, तो उसके बाद फौरन इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो बाइडेन से बात की। अब आपको पता है कि अभी अमेरिका में चुनाव है, इसी यानी अक्टूबर चल रहा है, अगले महीने चुनाव है। तो मौसम चुनाव का है अमेरिका में, तो इसराइल ने कहा होगा भाई देखिए, इन्होंने तो इतने हम पर मिसाइलें दाग दी, अब हमको भी जवाब तो देना है। और ईरान भी इस बात को जानता है कि वो जवाब देगा, इसराइल जवाब देगा। इसीलिए तो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई साहब, वो कहीं छिप गए हैं, उनको कहीं छिपा दिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार लेबनान में नसरुल्लाह को मारा गया, जो हिजबुल्लाह का चीफ था, कमांडर, उसको जिस प्रकार मारा गया, और उसको मारने में इसराइल को 15 साल तक प्लानिंग करनी पड़ी। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग और ऐसा कारनामा सिर्फ इसराइल ही कर सकता है दोस्तों। देशभक्ति का जो जज्बा है ना, वो सही मायने में कोई सीखे तो वो इसराइल से सीखे। इसको कहते हैं राष्ट्रवाद, चरम राष्ट्रवाद, चरम राष्ट्रवाद इसको कहते हैं। तो साहब जो बाइडेन से बात कर ली तो उन्होंने कहा ठीक है। अब क्योंकि देखिए, मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में चुनाव का मौका है, अगले महीने चुनाव है, तो जो बाइडेन मना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा होगा ठीक है आप करिए, हम पीछे से हैं। सामने से अमेरिका नहीं आएगा, पीछे से मदद करेगा। क्योंकि अमेरिका में चुनाव है, इसलिए वो इसराइल की आलोचना भी नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अमेरिका में चुनाव है, इसलिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिकी प्रशासन इसराइल की निंदा भी नहीं कर सकता। इस हमले के लिए दिखावे के तौर पर ही सही क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। सब जानते हैं इसराइल की पीठ पर अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको लीड इसराइल ही करते हैं, यहूदी ही करते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी को चला रहे हैं यहूदी। इसलिए अमेरिका की मजबूरी है, और चुनावी साल में अमेरिका ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो इसराइल को मना करे या उसकी निंदा करे। एक तो ये बात हो। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि अभी पिछले दिनों जो रूस के एक नेता है, विदेश मंत्री है, उन्होंने ईरान का दौरा किया। जब उन्होंने कब किया? जब ये हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ, तब दौरा किया। क्योंकि रूस भी चाहता है भाई उसके हथियार बिके।
अच्छा, रूस की दूसरी इच्छा ये है कि अगर इसराइल और ईरान आमने-सामने आ जाते हैं खुलकर और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, और वही होता है होगा अगर कि एक इधर से मिसाइल चली और उधर से चली, उधर से फाइटर प्लेन, इधर से फाइटर प्लेन, तो कहीं न कहीं अमेरिका का ध्यान इस ओर डाइवर्ट होगा, इस इसराइल ईरान वॉर की तरफ, और अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटेगा। जिस प्रकार अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा है, उसका ध्यान हटेगा, और वो ध्यान आएगा किधर? इसराइल और ईरान की लड़ाई में। तो अमेरिका वहां खर्च न करके यहां करेगा, तो यूक्रेन कमजोर होगा, क्योंकि अभी तक जो मदद मिल रही है वो अमेरिका से मिल रही है, अरबों मिलियंस डॉलर, अरबों डॉलर की मदद अब तक, हथियार भी मिल रहे हैं यूक्रेन, क्योंकि वो नाटो का मेंबर है। इसलिए रूस का तो ये है, लेकिन अब इसमें एक एंगल किसका है? पाकिस्तान का एक एंगल है। अब इस चीज को समझिए, मैंने आपको बताया, ये दो चीजें मैंने आपको बताई, अब इसमें एक पाकिस्तान का एंगल भी है। पाकिस्तान क्या है? अमेरिका का प्यादा है, और पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरह से इसराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक किया, तो वो पाकिस्तान के लोग रोने लगे, पाकिस्तान के जो चरमपंथी हैं वो रोने लगे, और कराची में प्रोटेस्ट हुए भयंकर, यूएन कॉन्सुलेट को घेर लिया गया। अब जब इसराइल पर ईरान ने 400 मिसाइलें फेंकी हैं, तो पाकिस्तान में बड़ी खुशी है, वहां के टेलीविजन चैनल खुश हैं, वहां का मीडिया खुश है, लगातार चर्चा हो रही है इसकी। लेकिन आप ये देखिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुन लीजिए। असल में अगर फर्ज कीजिए, अगर ये इसराइल ने जवाबी हमला किया और अमेरिका ने इसमें साथ दिया, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान कहता है ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, और पिछले दिनों आपने देखा कि आतंकवादी अड्डों को लेकर दोनों आमने सामने आ गए थे। पाकिस्तान कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ आतंकी हैं, इसराइल ईरान से, और ईरान कह रहा था तुम्हारे वहां है, तो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, हवाई अटैक किए दोनों के, हमले किए दोनों ने एक दूसरे पर। अंदर से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, फिर शिया सुन्नी का भी मामला है। अब देखिए, अरब देश शांत हैं, जो सुन्नी मुल्क हैं उनको कोई लेना देना ही नहीं है ईरान से। तो ऐसे में ईरान बहुत खतरे में आ गया। कैसे आ गया? असल में जब अमेरिका इसराइल का साथ देगा, तो अमेरिका कहेगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान अमेरिका का प्यादा है, तो अमेरिका पाकिस्तान से कहेगा कि भाई तुम चुप चुप क्यों हो? तो अमेरिका के इशारे पर जो पाकिस्तान है, वो वो ईरान की पीठ पर छुरा घोंपेगा, मतलब पीछे से उसको मारेगा। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से, सीधे नहीं करेगा, लेकिन चोरी छुपे वो ईरान को नुकसान पहुंचाएगा, और उसमें भला किसका होगा? अमेरिका का होगा। अमेरिका का साथ देगा, कि अमेरिका से डॉलर मिलते हैं पाकिस्तान को, आईएमएफ से जो मदद मिलती है अमेरिका के कहने पर ही मिलती है। तो ये तीन चार चीजें हैं। अब इसमें अगर ये लड़ाई लंबी छिड़ती, अच्छा पाकिस्तान क्योंकि ईरान के बगल में ही है भाई, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा जो बलूचिस्तान है, दूसरा हिस्सा जो दूसरा बलूचिस्तान है वो ईरान के कब्जे में है, तो एक दूसरे का जो बॉर्डर है ना, तोरखम बॉर्डर, वो लगा हुआ है, तो वहां से बड़े आसानी से आ जा सकते हैं, तो बगल में ही है ईरान और पाकिस्तान के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। अमेरिका अड्डे नहीं मांगेगा, अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगेगा, वो सिर्फ पाकिस्तान से कहेगा कि तुम पीछे से ईरान की पीठ पर छुरा घोंपो, और फिर पाकिस्तान मना नहीं कर सकता। तो ईरान का तो यहाँ बहुत ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान ने असल में ये सोचा था, ईरान पर दबाव भी था दूसरा, ईरान पर दबाव इस बात का था कि जब हमास पर अटैक हुआ तब भी ईरान कुछ नहीं कर पाया, जब हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया और पेजर बम से तमाम हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार दिया इसराइल ने, पेजर बम जब फटे थे उस पर भी ईरान कुछ नहीं कर पाया। तो लेकिन जब नसरुल्लाह को मार दिया, उनके सबसे बड़े नेता, तब ईरान का माथा ठनका, तो ईरान ने कहा यार ये हमारे प्रॉक्सी हैं, और इन्हीं पर यही मारे जा रहे हैं, इन्हीं को ये काम तमाम कर रहा है इसराइल, तो अब इसको तो खड़ा होना पड़ेगा इनके नाते। तो ईरान ने ये जो हमला किया है 400 मिसाइलों का इसराइल के ऊपर, इसके पीछे सिर्फ यही मकसद है, ये दिखाना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा करके
ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका अंजाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और ईरान इस बात को जानता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी गलती है ये। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि ईरान के अंदर जो इजराइल का जो जासूसी नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा है। मतलब अगर ये कहूं मैं कि ईरान की खुफिया एजेंसी का चीफ वही था जो इजराइल के मोसाद का एजेंट था। इजराइल के मोसाद का एजेंट था। असल में ईरान के अंदर एक खुफिया यूनिट बनाई गई थी जिसका जिसका काम ही था जो इजराइल के एजेंटों पर नजर रखना। लेकिन हुआ क्या कि इजराइल ने बड़े चालाकी से कुछ ऐसा किया कि उसको खरीद लिया, उसके खुफिया यूनिट के कमांडर को खरीद लिया और वो कहीं ना कहीं वो मोसाद का ही एजेंट बन गया। और उसने उसके बाद वहां पर कई ऐसे काम किए, ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मरवाया, कासिम सुलेमानी को मरवाया और इस्माइल हानियान जो हमास का इतना बड़ा लीडर था उसको मरवा दिया ईरान के अंदर। और उसके जो परमाणु ठिकाने थे, उसके जो दस्तावेज थे, परमाणु हथियार बना रहा है ना ईरान, तो उसके जो दस्तावेज थे उसको उसके तिजोरियों से मोसाद के एजेंटों ने वो दस्तावेज हासिल कर लिए और उनको दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने रख दिया। तो इससे साफ हो गया कि जो ईरान है वो परमाणु बम बना रहा था। हालांकि अभी ईरान को कम से कम 6 साल लग जाएंगे, परमाणु बम 6-7 साल और चाहिए, क्योंकि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो डिस्टर्ब होता रहा है और उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इसराइल ने। और आप ये सोच लीजिए कि इसराइल ये जानता है कि जिस दिन ईरान ने परमाणु बम हासिल कर लिया उस दिन सबसे ज्यादा नुकसान इसराइल को ही होगा। तो इसराइल और अमेरिका दोनों सेम पेज पर हैं और किसी भी कीमत पर ईरान अपना परमाणु बम नहीं बना पाएगा। और अगर उसने बनाने की कोशिश की तो ये कोशिश करेंगे ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने, यानी अमेरिका और इसराइल। इसलिए जो मोसाद का जो नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा है ईरान के अंदर। और 20-20 अभी जो चीफ जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसको कि खुफिया यूनिट का चीफ बनाया गया था, वो वो इसराइल के लिए काम कर रहा था और उसके साथ 20 और लोग थे। और उसके बाद जब वो दस्तावेज चोरी किए उन्होंने वहां से परमाणु संयंत्र के, वो लेकर वो इसराइल भाग गए, उनका कोई अता पता नहीं। तो ये स्थिति है। तो ईरान के लिए बड़े डेंजरस हालात बन रहे हैं। अब ईरान कैसे इससे निपटता है ये वक्त बताएगा। अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।